प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण संधि को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग संधि का सामान्य परिचय एवं स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि दो शब्दों के अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अर्थात दो शब्द होंगे, जैसे यहाँ पर देव और आलय लिखा हुआ है, तो देव अलग शब्द है और आलय अलग शब्द है। अब इन दोनों का समीपवर्ती वर्ण के मेल से किसी न किसी नियम के अंतर्गत होने वाले विकार को संधि कहेंगे। तो जैसे देव है और यह आलय है, तो इन दोनों का जो समीपवर्ती हुआ, जैसे व और आ, ये दोनों समीपवर्ती हुए। अब यहाँ पर नियम लगेगा। नियम के अंतर्गत देख लेते हैं कि पूर्व पद अर्थात देव जो लिखा हुआ है यह पूर्व पद है और आलय उत्तर पद है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों में मेल होगा और उससे जो परिवर्तन होगा उसे ही हम संधि कहेंगे। तो देव के अंतर्गत अ है और आलय का भी आ है, ये दोनों मिल जाता है तो बन जाएगा देवालय। संधि के कितने भेद हैं? तो मुख्य रूप से संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे? अर्थात दो समान या भिन्न स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि यदि दो पद है तो दोनों पदों में स्वर होगा, अर्थात स्वरों का मेल होगा। जैसे यहाँ पर अ और आ, ये दोनों ही स्वर है और इन दोनों स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है अर्थात देवालय बन गया, तो इसे हम स्वर संधि कहेंगे। पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में स्वर हो और उन दोनों स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में जब पूर्व पद व्यंजनांत हो, अर्थात पूर्व पद यहाँ पर जैसे देव लिखा हुआ है तो यहाँ पर पूर्व पद व्यंजनांत होगा। व्यंजनांत अर्थात उसके अंत में व्यंजन वर्ण होगा और उत्तर पद का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो। अर्थात व्यंजन संधि अगर कहा जा रहा है तो यह व्यंजन पूर्व पद में होगा। उत्तर पद में स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, लेकिन पूर्व पद में व्यंजन वर्ण ही होगा और उन दोनों के मेल से जो विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होने पर जो विकार हो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि मतलब पूर्व पद में विसर्ग होगा और उत्तर पद में स्वर या व्यंजन कुछ भी होगा। पुनः उस विसर्ग के साथ जब स्वर और व्यंजन का मेल होगा उससे जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो भी परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार से हमें यह समझ में आ गया कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग ये तीनों कहाँ होंगे? पूर्व पद में होंगे। स्वर संधि में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में स्वर होंगे। व्यंजन संधि में पूर्व पद में व्यंजन वर्ण होगा और उत्तर पद में स्वर अथवा व्यंजन दोनों में से कोई भी हो सकता है। विसर्ग संधि में भी पूर्व पद में विसर्ग होगा और उत्तर पद में व्यंजन या स्वर कोई भी हो सकता है। आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो दो समान या भिन्न स्वरों के मेल से होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं?
जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि और पूर्व रूप संधि है। आज इस वीडियो में हम लोग दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि का नियम देख लेते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इस सूत्र के आधार पे इसके नियम को जान लेते हैं। कह रहा है अक, अगर सवर्ण हो तो दीर्घ आदेश होगा। अक सवर्ण होने पर दीर्घ होगा, अर्थात जब पूर्व पद एवं उत्तर पद में समान अक वर्ण हो, समान हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद जैसे यहाँ पर सूर्य शब्द है तो सूर्य पूर्व पद कहलाएगा और अस्त उत्तर पद कहलाएगा। सूर्य पूर्व पद और उत्तर पद अस्त हो गया। तो सूर्य का अंतिम वर्ण संधि कहाँ होता है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण यहीं पर संधि होगी। तो सूर्या अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान अक वर्ण होंगे। अब अक वर्ण किसे कहते हैं? तो अक वर्ण के अंतर्गत अ, आ, ई, उ आते हैं। इन्हें ही हम अक वर्ण कहते हैं। तो समान स्वरों का मेल होकर दीर्घ आदेश हो जाता है। अब दीर्घ आदेश में क्या होगा? जैसे अ और आ होगा तो अ और आ का दीर्घ आदेश आ है। ई और ई का मेल होगा तो दीर्घ आदेश ई है। उ और उ का होगा मेल तो दीर्घ आदेश उ है। एक और होता है री भी है, री। तो री का भी जब मेल होगा तो ये री ही हो जाएगा, लेकिन री दीर्घ इस तरह से लिखा जाता है। इसे हम अक वर्ण कहते हैं। अब देखिए, यदि पूर्व पद के अंत में अ या आ हो, अ या आ हो, और उत्तर पद में भी अ या आ हो, अ अथवा आ दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही समान वर्ण है, समान स्वर वर्ण है, तो आदेश होकर दीर्घ आदेश में आ बन जाएगा। अगर पूर्व पद में इन दोनों में से कोई भी ई हो और उत्तर पद में भी इन दोनों में से कोई भी ई हो तो दीर्घ ई होगा। अगर पूर्व पद में उ हो, उत्तर पद में भी उ हो तो दीर्घ आदेश उ होगा। अगर पूर्व पद में री हो, उत्तर पद में भी री हो तो दीर्घ आदेश री बनेगा। अब हम यहाँ पे अ और आ का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है सूर्य और अस्त। तो यहाँ पर सूर्य में अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो यह के साथ अ है और उत्तर पद में अ है, अर्थात यहाँ पे अ और अ का मेल हो रहा है तो बन गया सूर्यास्त। यहाँ पर संधि हो गई और आ आदेश अर्थात दीर्घ आदेश बनकर सूर्यास्त हो गया। ऐसे ही विद्या या आ यहाँ पर है और अ है, आ और अ का मेल होकर भी विद्यार्थी बना। विद्या यहाँ पर संधि होगी, विद्यार्थी, विद्या तो है ही और दूसरा है शब्द अर्थी, तो विद्यार्थी रूप बना। यहाँ महा धन आशय, महा आ है और यहाँ आशय का आ, ये दोनों मिल गए और दीर्घ आदेश हो गया, महाशय रूप बना। परम धन आनंदः, परम म में अ है और आनंद का आ, और आ दोनों मिल गए तो परमानंदः बना। इस प्रकार से यहाँ पर अ और आ के मेल से दीर्घ आदेश आ हुआ, इसका उदाहरण आप लोग देख पाए। अब देखते हैं ई और ई के मेल से क्या होता है। यदि पूर्व पद में इन दोनों में से कोई ई हो और उत्तर पद में भी समान वर्ण अर्थात ई ही हो तो दीर्घ आदेश दीर्घ ई होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी संधि बनकर तैयार होगा तो उसमें दीर्घ ई की मात्रा लगी होगी। तो हरि धन इच्छा, हरि, हरि यहाँ पर रस्व ई है, यहाँ भी रस्व ई है, ये दोनों रस्व ई मिलकर यहाँ पर दीर्घ आदेश हो गया, बन गया हरिच्छा। मुनि धन ईशः, यहाँ मुनि में रस्व ई है
और ईसह में दीर्घ ई है, दोनों मिलके हो गया मुनी सह। रजनी, रजनी दीर्घ ई है और ईसह का भी दीर्घ ई है, दोनों ई मिलकर के दीर्घ आदेश रजनी सह हुआ। कपि में ह्रस्व ई है और ईसह का दीर्घ ई, दोनों मिलकर के कपीसह दीर्घ आदेश हुआ। ऊ का उदाहरण देख लेते हैं। यदि पूर्व पद में इन दोनों में से कोई भी ऊ हो, उत्तर पद में भी ऊ हो, तो दीर्घ आदेश होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊ चाहे ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई हो, उत्तर पद में भी ह्रस्व या दीर्घ में से कोई ऊ हो, लेकिन जब संधि बनेगी तो यहाँ पर दीर्घ ऊ होगा। गुरु धन उपदेशः, दोनों ऊ मिलकर के दीर्घ आदेश हो गया गुरुपदेशः। बधू धन उत्सवः, बधू का ऊ और उत्सव का ऊ दोनों मिलकर के बधुत्सवः दीर्घ आदेश हुआ। लघु धन उत्सवः लघुत्सवः। अब री और री के मेल से पितृ धन ऋणम, पितृधन ऋणम में पितृणम, यहाँ पर इस तरह से मात्रा का प्रयोग होता है पितृणम। कुछ अन्य उदाहरण को देख लेते हैं, जैसे सूर्य धन आतपे, सूर्या तपे हुए, यहाँ अ और आ मिल करके आ बना है। लोभ धन आविष्टा, लोभाविष्टा, अ और आ मिल करके आ रूप बन गया है लोभा। आगता अस्ति, आगता धन अस्ति हो गया, आ मिलकर आ बन गया। एव धन अस्य, एवास्य आ बना। पूर्वार्ध, पूर्व धन अर्धः, अ और अ मिलकर के आ बना। ई का देख लेते हैं। अति धन ईव, अतीव, ई और ई मिलकर दीर्घ ई। नदी धन इयम, नदीयम, ई और ई मिलकर दीर्घ ई। कपि धन ईसह, कपीसह, ई और ई मिलकर दीर्घ ई। लघ्वीति, लघ्वी धन, लघ्वी धन इति, लघ्वीति, ई और ई मिलकर बना कपींद्रः, कपिधन इंद्रः, कपींद्रः। ऊ का उदाहरण देख लेते हैं। गुरुधन उचितम, गुरुचितम, ऊ और ऊ दीर्घ ऊ। भानुधन उदयः, भानुदयः, ऊ और ऊ हो गया। लघुर्मी, लघुधन उर्मी। भूधन ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम। साधुधन उपदेशः, साधुपदेशः। अन्य उदाहरण में पितृधन ऋणम, पितृणम। मातृधन अर्धे, मातृधिः। भातृधन भातृणम का हो जाएगा भातृधन ऋणम। इस प्रकार से दीर्घ संधि में हम लोग देखें कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में जब समान स्वर है तो उन दोनों समान स्वरों का मेल होकर दीर्घ आदेश होता है। किन वर्णों का? तो अक वर्णों का। अक वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, एन, री। जब भी मेल होगा तो अ और आ का मेल होकर के आ बनेगा, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से अ और आ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ई और ई के मेल से दीर्घ आदेश दीर्घ ई होगा। उ और उ के मेल से दीर्घ उ। अनरी के मेल से दीर्घ री होता है। उम्मीद है आप लोगों को दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।